नमस्कार विद्यार्थियों, एनएम क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज से एनएम क्लासेस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्रोग्राम चालू किया है, जिससे जो दूर दराज बैठे स्टूडेंट्स हैं कोरोना के काल में घर पर बैठे बैठे स्टडी कर सकें। लास्ट मैंने क्लासेस की श्रृंखला में एसीएफ और एफआरओ की क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी। मैंने आपसे कहा था कि आरपीएससी ने फरवरी में एग्ज़ाम आपकी डिक्लेयर कर दी है, जिसके अंदर आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस चल रहे थे कि केमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों की श्रृंखला को मैं आज आगे वापस चालू कर रहा हूं और उसके अंदर सबसे पहले मैं पुनः एटॉमिक स्ट्रक्चर चालू कर रहा हूं, क्योंकि अब हमारे पास क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकेंगे उनको मैं अब करा पाऊंगा। थैंक यू। क्वेश्चनों की श्रृंखला में प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले नंबर का जो क्वेश्चन है वो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है। मैं आपको बार बार बता चुका, क्योंकि एसीएफ के क्वेश्चंस के अंदर, एसीएफ की सीरीज के अंदर, एसीएफ के सिलेबस के अंदर श्रोडिंगर तरंग समीकरण दिया हुआ है। तो आपको ये देखना है कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण पर एग्जामिनर ने आरपीएससी में क्या क्या अब तक पूछा है, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादातर वही रिपीट होते हैं, थोड़ा बहुत ही चेंज आता है। आरपीएससी का ट्रेंड चला आ रहा है, तो वही ट्रेंड, उसी तरह के ट्रेंड पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है। एसीएफ के अंदर श्रोडिंगर समीकरण एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर दिया हुआ है पॉइंट, इसीलिए आप ध्यान से श्रोडिंगर तरंग समीकरण को जरूर पढ़ें। श्रोडिंगर तरंग समीकरण फर्स्ट ग्रेड में इस साल पूछा गया। इसके अलावा जो प्रीवियस फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसके अंदर भी ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण पूछा गया। मैं एक बार वापस हल्का सा आपको रिपीट कर देता हूं कि श्रोडिंगर क्या कहना चाहता है। श्रोडिंगर ने क्या किया, उसने नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता बताई थी। उसने इलेक्ट्रॉन को एज ए 3D वेव्स माना था। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन है वो वेव्स है, और वेव्स किसी भी एक्सेस में जा सकती है, एक्स एक्सेस में भी, वाई एक्सेस में भी और जेड एक्सेस में भी। वो ये नहीं कहता कि जो हमारे पुराने मॉडल्स हैं वो तो ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, वो हमारे एटम्स के पुराने क्लासिकल मॉडल्स हैं। और जो नए मॉडल्स हैं वो ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एज ए वेव्स है, और वेव्स किसी भी एक्सेस में जा सकती है, एक्स एक्सेस में भी, वाई एक्सेस में भी, जेड एक्सेस में भी। उसी तरीके से श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन को 3D तरंग माना है, और श्रोडिंगर इलेक्ट्रॉन को 3D तरंग मानते हुए श्रोडिंगर ने डी ब्रोगली की द्वैत प्रकृति, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत, इन चीजों को काम में लेते हुए तरंग यांत्रिकी का मूल समीकरण प्रस्तुत किया है, जिसे हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। और इस समीकरण के चारों ऑप्शंस को देखें। पहला ऑप्शन आपको दिया डेल साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। अब आपको पता है ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमें पता है श्रोडिंगर के समीकरण के अंदर डेल साई नहीं आता, बल्कि डेल स्क्वायर साई आता है। यहाँ ये जो डेल है इसे हमें पता है लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। साई तरंग फलन है, स्मॉल एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एच प्लांक स्थिरांक है, कैपिटल ई इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है, वी स्थितिज ऊर्जा है, साई तरंग फलन है। इसीलिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण इनमें से कौन सा है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ डेल साई नहीं होता, डेल स्क्वायर साई होता है। दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो दूसरे ऑप्शन में यहाँ डेल स्क्वायर साई है प्लस 8 पाई स्क्वायर एम। अब आपको पता है यहाँ एच स्क्वायर होता है, एच नहीं होता, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हुआ। ऑप्शन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस वी साई बराबर 0 कर दिया। अब आपको पता है ये तीसरा ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ई प्लस वी नहीं आता, ई माइनस वी आता है। ध्यान रखें, एग्जामिनर ऐसे ऑप्शंस देता है जो बिल्कुल पास पास आते हैं। तो हमारे पास चौथा ऑप्शन क्या बचा, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। और यही श्रोडिंगर का आपको पता है मूलभूत समीकरण है। ध्यान रखें, श्रोडिंगर समीकरण डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0 श्रोडिंगर का मूल समीकरण है। फर्स्ट ग्रेड 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड 2015 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। इसी क्वेश्चंस को किस तरीके से फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछा गया
अभी वो क्वेश्चंस आगे आएगा जब मैं आपको बताऊंगा इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा गया। तो ध्यान रखें, श्रोडिंगर जो तरंग समीकरण है वो मूलभूत जो इसका समीकरण है वो है डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इस तरीके का भी एग्जामिनर कई बार अलग अलग तरीके से, कभी सेकंड ग्रेड में कभी फर्स्ट ग्रेड में पूछता है। बहुत स्टैंडर्ड पॉपुलर क्वेश्चन है आरपीएससी का कि मुख्य क्वांटम संख्या अगर n बराबर 3 हो तो कक्षकों की संख्या कितनी होगी। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। अब आप सबको पता होता है कि कोई भी जो कोश होता है वो उपकोशों से मिलकर बनता है और जो उपकोश होते हैं वो कक्षकों से मिलकर बनते हैं। उपकोश आपके कोर्स में मुख्यतः 4 पूछे जाते हैं, एस उपकोश, पी उपकोश, डी उपकोश और एफ उपकोश। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में जी उपकोश का भी जिक्र आ गया था। अब आप सबको पता है एस उपकोश एस कक्षक से मिलकर बनता है, पी उपकोश में 3 पी कक्षक होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डी उपकोश 5 डी कक्षकों से और एफ उपकोश 7 कक्षकों से मिलकर बनता है। किसी कोश में या मैं कहूं एनवी कक्षा में नंबर 1 उपकोशों की संख्या n के बराबर। अभी मैं बताऊंगा इन सबका क्या मतलब। बी कक्षकों की संख्या n स्क्वायर। क्या मतलब है, ये आपसे यहां ये कहना चाह रहा है जैसे पहली कक्षा है n बराबर 1, अगर n बराबर 1 है तो इसका मतलब ये हमसे बात कर रहा है पहली कक्षा की। और पहली कक्षा अभी अभी मैंने कहा कि किसी भी कक्षा के अंदर उपकोशों की संख्या कितनी होती है, जितना n का मान होता है। n बराबर 1 है तो पहली कक्षा के अंदर अभी अभी कहा nवीं कक्षा में उपकोशों की संख्या n के बराबर, तो पहली कक्षा के अंदर केवल एक ही उपकोश होता है, वो s उपकोश होता है। और आपको पता है s उपकोश एक s कक्षक से मिलकर बना होता है। तो पहली कक्षा के अंदर उपकोशों की संख्या 1 है और कक्षकों की संख्या भी कितनी है, 1 है। अगर हम दूसरी कक्षा की बात करें तो दूसरी कक्षा के अंदर उपकोशों की संख्या 2 होगी, 2s और 2p। s उपकोश एक s कक्षक से और p उपकोश 3 p कक्षकों से मिलकर बना होता है। अब हमसे एग्जामिनर ने n बराबर 3 पूछा, तो आपको पता है तीसरी जो कक्षा है इसमें 3 उपकोश होते हैं, 3s, 3p और 3d। अगर एग्जामिनर हमसे ये पूछता कि यदि n बराबर 3 है, कहने का मतलब तीसरी कक्षा है, तो इसमें उपकोशों की संख्या कितनी होगी, तो हमारा आंसर 3 होता। लेकिन यहां पर हमसे उसने उपकोशों की संख्या ना पूछकर बल्कि हमसे किसकी संख्या पूछी है, कक्षकों की संख्या पूछी है। और 3s उपकोश के अंदर आपको पता है एक s कक्षक होता है, 3p उपकोश में आपको पता है 3 p कक्षक होते हैं और 3d उपकोश के अंदर आपको पता है 5 d कक्षक होते हैं। यदि हम इन सबको जोड़े तो टोटल कक्षकों की संख्या कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है, 9 कक्षक। ये तो मैंने डेरिवेशन किया, ड्राइव किया कि साहब तीसरी कक्षा में कक्षकों की संख्या 9 होती है। इसकी बजाय आप इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में याद कर लें। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर मुझे n का मान दे रखा है और मुझसे कक्षकों की संख्या पूछी जाती है तो फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया था n स्क्वायर लगेगा। ध्यान रखें इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कई बार सेकंड ग्रेड में और कई बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, तो पूर्ण संभावना बनती है इस तरीके के क्वेश्चंस की रिपीट होने की। यदि n बराबर 3 है तो कक्षकों की संख्या क्या होगी, तो ध्यान रखें किसी कक्षा के अंदर कक्षकों की जो संख्या होती है उसको निकालने का फॉर्मूला n स्क्वायर है। यहां हमसे n की वैल्यू 3 दी हुई है, 3 का स्क्वायर करोगे 9, तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि यदि n बराबर 3 है तो उसके अंदर कक्षकों की संख्या कितनी आएगी, 9 आएगी। ध्यान रखें सेकंड नंबर के क्वेश्चन में 3 तरीके से पूछता है। नंबर 1, यदि n बराबर 3 है तो उपकोशों की संख्या इसमें 3 होगी, फॉर्मूला लगेगा। किसी कक्षा के अंदर उपकोशों की संख्या n के बराबर होती है, कक्षकों की संख्या n स्क्वायर के बराबर होती है और अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या आप सबको पता है 2n स्क्वायर के बराबर होती है। एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को 2 बार फर्स्ट ग्रेड में अलग अलग तरीके से पूछा था।
एक बार ये पूछा यदि n बराबर 3 है तो कक्षकों की संख्या कितनी होगी, फॉर्मूला लगेगा n स्क्वायर। और एक बार पूछा गया यदि n बराबर 3 है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो आपको पता है किसी कक्षा के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला 2n स्क्वायर होता है। लेकिन यहां पर हमसे अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बल्कि कक्षकों की संख्या पूछी गई है। और किसी क्वेश्चन में यदि n दे रखा हो और हमसे कक्षकों की संख्या पूछी जाए तो फॉर्मूला लगता है n स्क्वायर, इसीलिए 3 का स्क्वायर क्या रहा 9, इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा 9 कक्षक रहेंगे। अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, अगले क्वेश्चन में इस बार फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ये स्टेटमेंट दिया गया था, किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि आपने परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं या परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब आप इनमें से कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन उठा लीजिए, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान क्या नहीं होगा, समान नहीं होगा। हो सकता है n l m तो समान आ जाए, लेकिन s कैसा हो सकता है, अलग हो सकता है। या ये हो सकता है n l s समान आ जाए, m अलग हो सकता है। कहने का मतलब तीन क्वांटम संख्या तो अधिकतम समान हो सकती है, लेकिन चारों क्वांटम संख्या का मान क्या नहीं होगा, समान नहीं होगा। जैसे इस चीज को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि सपोज कीजिए किसी कक्षक के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आपको पता है पाउली ऐसी बात करता है कि किसी कक्षक में आप अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन 3s1 है और ये इलेक्ट्रॉन 3s2 है। अगर मैं देखूं तो ये आपको पता है ये जो शुरू में लिखा होता है ये मुख्य क्वांटम संख्या को बताता है। दोनों के लिए n का मान तो 3 है, दोनों में s उपकोष है। s उपकोष के लिए l का मान कितना होता है, 0। s उपकोष में जो s कक्षक हैं उनके लिए m का मान कितना होता है, 0। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है। जो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है अगर उसके लिए चक्रण क्वांटम संख्या +½ है तो एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान क्या होगा, -½ होगा। यहां तक कि अगर आपने किसी कक्षक के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं तो चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होगा, कहीं ना कहीं एक क्वांटम संख्या के अंदर अंतर आएगा। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया, किसी परमाणु में उपस्थित कोई से भी आप 2 इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, उन चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। और आप सबको पता है यह जो कथन है वो किसका है, पाउली का है। सबसे पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ n+l नियम दे रखा है, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं। n+l नियम क्या कहता है कि यदि मुझे किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरे जाएंगे जिसके लिए n+l का मान कम है। यदि किन्हीं 2 उपकोषों के कक्षकों के लिए अगर n+l का मान समान आने लग जाता है तो फिर पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाता है जिसके लिए n का मान कैसा होता है, कम होता है। सेकंड ऑप्शन अफबाऊ नियम दिया है। अब आप सबको पता है अफबाऊ क्या कहता है। अफबाऊ हमने पहले पढ़ा है, एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है निर्माण करना या बनाना। अफबाऊ ये कहता है कि किसी परमाणु के अंदर आप इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, तो वो कहता है कि ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाएंगे, यानी पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरा जाएगा, उस उपकोष में भरा जाएगा जिसका एनर्जी लेवल कम है, उसके बाद ज्यादा और उसके बाद ज्यादा। तीसरा हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम आप सबने पढ़ा है। अगर कोई उपकोष कई कक्षकों से मिलकर बना है तो पहले तो सभी कक्षकों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन समान चक्रण वाला भरा जाएगा और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाएगा, युग्मन किया जाएगा। ध्यान रखें पाउली के अपवर्जन नियम को 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तरीके से तो इस तरीके से स्टेटमेंट देकर, और दूसरा तरीका पाउली के पूछने का यह होता है कि किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2। ध्यान रखें किसी भी कक्षक में आप अधिकतम से अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2। बस शर्त यह है कि दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जो दिशा होगी वो कैसी होगी, विपरीत होगी। आप सबको पता है ये किसका सिद्धांत है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये वाला क्वेश्चन भी लगातार दोनों बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया है और दोनों बार आपसे नोडीय सतह नहीं बल्कि क्या पूछा गया है, कोणीय नोड पूछा गया है। अब जो कोणीय नोड है किसी कक्षक के लिए जो कोणीय नोड होते हैं वो जनरली L के बराबर होते हैं, यानी उसकी दिग्गंसी क्वांटम संख्या के बराबर होते हैं। अगर हम S कक्षक के लिए कोणीय नोड देखें तो आपको पता है
एस कक्षक के लिए एल का मान कितना है 0। तो ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर फर्स्ट ग्रेड में इस तरीके से पूछा गया, इनमें से किसके अंदर कोणीय नोडों की संख्या 0 होती है। तो एक ऑप्शन था एस कक्षक। एस कक्षक के अंदर कोणीय नोड नहीं पाए जाते बल्कि इसमें नोडीय सतह पाई जाती है। दूसरा पी कक्षक की अगर हम बात करें तो इसके लिए एल का मान 1 है, तो पी कक्षक के अंदर कोणीय नोडों की संख्या 1 होती है। और यदि हम डी कक्षक की बात करें तो डी कक्षक के अंदर एल का मान 2 होता है, तो इसके अंदर कोणीय नोडों की संख्या भी कितनी है 2 है। और हमसे एग्जामिनर ने यही पूछा है कि डी कक्षकों के लिए कोणीय नोडों की संख्या कितनी होगी, तो आपका आंसर क्या जाएगा 2 जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 5 की बात इस साल फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, पैलिडियम का मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। देखें आप इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से सोच सकते हैं, ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन भी है, आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, इनमें से आबोव नियम का उल्लंघन कौन सा तत्व करता है, तो भी आंसर पैलिडियम होता है। इसके अलावा आपके क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है, तो हो सकता है आपसे एग्जामिनर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ ले कि पैलिडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। अब देखें, अब आपको पता है ये निकिल परिवार है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। ये निकिल परिवार के अंदर ये निकिल, ये पैलेडियम और ये प्लेटिनम है। निकिल का एटॉमिक नंबर आप सबको पता है 28 है, पैलेडियम का कितना है 46 है और प्लेटिनम का कितना है 78 है। अगर हम निकिल की बात करें तो निकिल का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है आर्गन 4s2 और 3d8। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरीके से भी सॉल्व हो जाते हैं कि अगर आपको इतना पता है कि पैलेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है या पैलेडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 46 है, तो आधा क्वेश्चन उससे भी सॉल्व हो जाता है। अभी मैं बताऊंगा वो कैसे होता है। पैलेडियम एक्सेप्शन है, जब यहां आर्गन है तो आपको पता है यहां क्रिप्टॉन आता है, एक्सेप्शन है पैलेडियम, याद रखें। प्लेटिनम भी एक्सेप्शन है। पैलेडियम और प्लेटिनम दोनों अपवाद हैं, दोनों आबोव नियम का उल्लंघन करते हैं, निकिल सीरीज में आते हैं। निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम। निकिल का विन्यास आर्गन 3d8 4s2। अगर हम पैलेडियम की बात करें तो पैलेडियम में सबसे पहले हम लिख देंगे क्रिप्टॉन, क्योंकि क्रिप्टॉन अक्रिय गैस है और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 36 है। यहां क्रिप्टॉन के बाद होना चाहिए था 5s2 4d8, लेकिन पैलेडियम क्या है, पैलेडियम आबोव नियम का उल्लंघन करता है और इसका विन्यास ये ना होकर ये 5s वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाते हैं, 4d10 5s0 होता है। तो आप याद रखें कि जो पैलेडियम है इसके अंदर जो 4d8 है वो किस में बदल जाता है 4d10 में बदल जाता है, और जो 5s2 है वो किसके अंदर बदल जाता है 5s0 में बदल जाता है। तो ध्यान रखें ये आबोव नियम के उल्लंघन है और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एग्जामिनर पूछता है। पैलेडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ब्लॉक के अंदर आता है, निकिल परिवार में आता है, परमाणु क्रमांक 46 है, पीडी आबोव नियम का उल्लंघन करता है। यहां विन्यास D8 की जगह D10 हो जाता है, S2 S0 में बदल जाता है, 4d8 की जगह क्या होता है 4d10 और इसका विन्यास क्या 5s0। तो इसीलिए जो इसका आंसर है वो क्या होगा, थर्ड होगा कि पैलेडियम का मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4d10 5s0 होता है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इस साल फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया कि एस और पी कक्षक जब आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो sp संकृत कक्षक बनते हैं। आपको पता है s और p कक्षक जब आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो जितने परमाणविक कक्षक आपस में ओवरलैपिंग करते हैं उतनी ही संख्या में संकृत कक्षक बनते हैं। तो यहां 2 संकृत कक्षक बनते हैं और उनके लिए तरंग फलनों का मान पूछा गया। तो आपको पता है कि जो sp संकृत कक्षक होते हैं उनके लिए जो तरंग फलन बनते हैं वो बनते हैं psi1 बराबर, याद रखें sp संकृत कक्षकों के लिए जो तरंग फलन बनते हैं उनके लिए जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है वो होता है 1/√2 psi 2s प्लस psi 2p। और जो दूसरा वेव फंक्शन बनता है psi2 वो बनता है 1/√2 psi 2s माइनस psi 2।
इन्हीं बेसिस के अगर हम देखें तो देखें इसके अंदर 1/√3 1/√2 है, ये हो नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन में 1/√3 1/√3 है, ये हो नहीं सकता। ध्यान रखें इन क्वेश्चंस के अंदर एसीएफ में इस तरह के क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है, क्योंकि लगातार 2 साल फर्स्ट ग्रेड में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट ग्रेड 2015 के अंदर SP2 संकृत कक्षक के लिए पूछा गया और फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर SP और SP3 संकृत कक्षक के लिए पूछा गया। अब यहां पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका आंसर सही हो जाएगा। जो इसके अंदर जो हमें पता है S और P जो परमाणविक कक्षक है, जब वो आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो 2 SP संकृत कक्षक बनते हैं। एक का मान होता है psi1 1/√2 psi2s प्लस 1/√2 psi2p। ये वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास है 1/√2 psi2s माइनस 1/√2 psi2p। ध्यान रखें इसके लिए जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का मान है वो 1/√2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, यूरोपियम का मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएं। ध्यान रखें ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2018 में भी आया, इससे पहले ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2015 में भी आया, इससे पहले ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में भी आया। ये एक्चुअल में एफ ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और आपसे यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया। अगर आपको इतना भी याद है कि ये जो यूरोपियम है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 63 होता है, तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब देखें जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, अब आपको पता है एफ ब्लॉक के अंदर 2 सीरीज है, एक आती है 4F सीरीज और 4F सीरीज के अंदर परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक के तत्व। अब ये जो 58 से 71 तक के जो तत्व होते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे खींचा जाता है, तो सबसे पहले इसका तरीका होता है, आप लिख दीजिए जीनोन। जीनोन है 54, उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 6s2 में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 4F में और उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 5D में। अब तक 56 याद रखें, इसको उल्टा कर ले, अब तक 56 आ जाएगा। जीनोन 54 और 6s2 भरते ही 56। तो अब आप देखें इन सब बेसिस से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखें, मुझे पता है यूरोपियम के अंदर मुझे टोटल 63 इलेक्ट्रॉन भरना है। मुझे ये क्रम पता होना चाहिए कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे 54 इलेक्ट्रॉन ये हुए, 54 और 2 कितना हुआ 60, भाई 54 और 2 कितना 56 और 7 क्या 63। तो एक ऑप्शन ये संभव है। दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात देखें तो हमें पता है 54 और 2 कितना हुआ 56 और 1 कितना हो गया 57 और 7 कितने भर गए 64। तो ये तो पॉसिबल है ही। अगर हम इसकी बात करें इस वाले थर्ड ऑप्शन की, तो आपको पता है 54 एस में तो 0 है, सिर्फ 7 है और 54 और 7 कितने हो गए 61। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। चौथे ऑप्शन की बात करें तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन बता रखे हैं और आपको पता है 54 और 7 कितने होते हैं 61, जबकि मुझे इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं 63। तो आंसर तो इसी बेसिस पे भी हो सकता है, लेकिन सही रूप से देखा जाए तो किस तरीके से यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो हम सबसे पहले भरेंगे जीनोन 54 6s2, 54 और 2 कितना हुआ 56 और उसके बाद भरा जाता है 4F7, 56 और 7 63। तो इसका सही आंसर जीनोन 4F7 और 6s2 भरते ऐसे और एनसीईआरटी के अंदर लिखा इस तरीके से जाता है। तो यूरोपियम का मूल अवस्था में जो बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपका क्या है 4F7 6s2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। ये वाला क्वेश्चन पहले कॉलेज लेक्चर में भी आया था और अभी हाल में ही जो फर्स्ट ग्रेड हुई उसके अंदर भी हमसे क्यूरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया। एक्चुअल में ये वाला जो क्वेश्चन है ये 5F सीरीज का है, एफ ब्लॉक का है 5F सीरीज, क्योंकि आपको पता है 5F सीरीज आपकी एक्टिनाइट सीरीज होती है और एक्टिनाइट सीरीज 90 से लेकर कहां तक है 103 तक। इसके अंदर अभी मैंने कहा कि परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरते हैं उससे तुलना करें। वहां जीनोन आता है और यहां आता है रेडॉन। रेडॉन का परमाणु क्रमांक है 86। वहां जबकि 4F सीरीज के अंदर मैंने जो पहले इलेक्ट्रॉन भरा था वो जीनोन में भरा था, जीनोन फिर बोला था अब तक 56 6s2, यहां 7s2। वहां
4f आया था, यहां 5 और देन 60। इस बेसिस पर भी अगर मैं कोशिश करूं तो देखें कि इसके अंदर 96 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जैसे मान के चलो, वैसे तो आपको याद होना चाहिए, एनसीईआरटी आनी चाहिए कि एनसीईआरटी में क्यूरियम अपवाद दे रखा है। अपवाद का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर आपबाउ नियम का उल्लंघन होता है। 7s2 के बाद इलेक्ट्रॉन 5f में जाना चाहिए, लेकिन क्यूरियम में इलेक्ट्रॉन 7s2 के बाद पहले 6d1 में जाता है और फिर 5f में आता है। लेकिन मान के चलो मैं ये मानता हूं कि मुझे नहीं पता कि ये अपवाद है या नहीं, तो उस समय इस क्वेश्चन को कैसे करें? उस समय आप ये देखें, मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं, 96 मुझे इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अगर मैं इसको बेसिस पे देखूं तो रेडॉन कितना है, अब ये भी कहा रेडॉन 86 इलेक्ट्रॉन, 86 और एक कितना हुआ 87 और 7 जोड़ूंगा तो 87 और अगर आप 7 जोड़ोगे तो 94, तो पता चल रहा है 96 इलेक्ट्रॉन तो मेरे भरा ही नहीं आते, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन देखूं तो दूसरे ऑप्शन के अंदर मुझे पता है, जैसे ही मैंने रेडॉन किया, मैंने मान लिया 86 इलेक्ट्रॉन तो भर गए, 2 और भरने हैं, कितना हुआ 88 और 7, 88 और 7 आप करोगे 95, तो भैया ये भी नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, मुझे पता है 86 और 1 कितना हो गया 87 और 7 कितना हुआ 94, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब आंसर थर्ड ही है। 86 और 2 88 और 1 89 और 89 में अगर आप 7 जोड़ोगे तो कितना आ गया 96 आ गया। और वैसे अगर आप भरना चाहोगे तो कैसे भरोगे, सबसे पहले भरोगे रेडॉन, 86 हो गया, फिर आपको पता है इलेक्ट्रॉन जाएगा 7s2 में, कितना हुआ 88, फिर आपको पता है ये अपवाद है 61, 88 और 1 कितना हो गया 89, तो सीधी सी बात है 5f क्या रहेगा 7, और इस वाला ऑप्शन इस तरीके का था, रेडॉन 5f7 61 7s2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 तत्व आपको दे रखे हैं, एक x और एक y, दोनों के अंदर दोनों का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है और दोनों के अंदर आपसे न्यूट्रॉन की संख्या का अनुपात पूछा है। आप सबको पता है अगर द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दिया जाए तो हम सबको पता है न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। किसी भी तत्व को जो हम प्रदर्शित करते हैं उसका तरीका ZXA है, हमें पता है Z परमाणु क्रमांक है, A द्रव्यमान संख्या है, और द्रव्यमान संख्या में से अगर परमाणु क्रमांक को घटा दिया जाए तो आप सबको पता है न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। यहां मुझे 2 तत्व x और y दे रखे हैं, दोनों के अंदर मुझसे न्यूट्रॉन की संख्या का अनुपात पूछा है। मैं इजीली कर लूंगा, 38 में से 18 गया, 38 में से 18 गया तो ये तो बचा 20, और जो y तत्व है उसके अंदर 80 में से 35 गया तो ये बचा 45। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या का अनुपात क्या होगा 4:9, और इसका एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा हो जाता है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन कई तरीके से सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, प्रीवियस एग्जाम में आरपीएससी ने कई बार पूछा है। इस तरह के क्वेश्चंस के बनने की पूरी संभावना होती है। कक्षकों के भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? आपको पता है जब भी हम कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उसके लिए जो रूल लगता है वो पहला रूल लगता है n+l, जिसके लिए n+l का मान कम होता है, आप सबको पता है उसकी एनर्जी भी कम होती है। और अब्बाऊ यही कहता है कि साहब पहले इलेक्ट्रॉन हम उसमें भरेंगे जिसके लिए n+l का मान क्या है कम है, क्योंकि हर कोई पहले वहां रहना चाहता है जहां एनर्जी का मान क्या है कम है। दुनिया का हर सिस्टम स्टेबिलिटी चाहता है, जहां एनर्जी कम होती है वहां स्टेबिलिटी कैसी होती है ज्यादा होती है। अगर मैं इस पहले ऑप्शन को देखूं 5d 6p 7s, 5d 6p और 7s, n की वैल्यू, l की वैल्यू और n+l। 5d के अंदर आपको पता है n का मान 5 है और d उपकोष के लिए जो l का मान होता है वो 2 होता है, 5 + 2 7। दूसरा ऑप्शन 6, n का मान, l का मान p उपकोष के लिए 1, n+l 7 हो गया। तीसरा 7s, n का मान 7 और s उपकोष के लिए l की वैल्यू 0 7। अब आपको पता है n+l नियम ये कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरना है जिसके लिए n+l का मान कम है, और यदि किन्हीं उपकोषों के लिए n+l का मान समान आने लग जाता है
तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाता है जिसके लिए n का मान कम है। इस रूल के हिसाब से यहाँ n प्लस l का मान तो तीनों के लिए समान आ गया, तो ऐसी स्थिति में फिर हम n को चुनेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 5d में जाएगा, 5d के बाद 6p में जाएगा और 6p के बाद किस में जाएगा, 7s में। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो सही है। दूसरे ऑप्शन को अगर हम चेक करें, 5s 4d 5 n l और n प्लस l, n का मान 5, l का मान 0, n प्लस l का मान 5, n का मान 4, डी उपकोष के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2, 6, इसके लिए 5, 1, 6, n का मान 5, p उपकोष के लिए l का मान 1, टोटल क्या 6। अब आप सबको दिख रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरने हैं जिसके लिए n प्लस l का मान कम है। तो सबसे पहले n प्लस l का मान किसके लिए कम है, 5s, तो सही है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 5s में जाएगा। फिर अब अगर आपको पता है n प्लस l 5s के बाद इन दोनों में इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन इन दोनों के लिए n प्लस l का मान समान है, तो ऐसी स्थिति में n को पकड़ेंगे, इसीलिए 5s के बाद अब अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4d, और फिर किस में जाएगा, 5p। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी सही है। अब यदि मैं नेक्स्ट ऑप्शन की बात करता हूं, थर्ड ऑप्शन के अंदर आप देखें 6s 4f एंड 4d, यहां n l और n प्लस l। 6s के लिए बताएं n का मान 6, 4f के लिए n का मान 4, 4d के लिए n का मान 4, s उपकोष के लिए l की वैल्यू 0, p उपकोष के लिए l का मान 1, d उपकोष के लिए l का मान 2, f उपकोष के लिए l का मान 3, इसके लिए n प्लस l का मान 6, इसके लिए n प्लस l का मान 7, इसके लिए n प्लस l का मान 6। तो आपको पता है पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरेंगे जिसके लिए n प्लस l का मान कम है, तो कम किस किस के लिए है, इसके लिए और इसके लिए। तो इसका मतलब है पहले इलेक्ट्रॉन 6s में और फिर 4d इनमें जाएगा। अब इन दोनों के अंदर n प्लस l का मान समान आने लग गया, तो हम n को पकड़ेंगे, क्योंकि इसके लिए n का मान कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4d में जाएगा, 4d के बाद 6s में जाएगा और फिर किस में जाएगा, 4f में। जबकि यहां पर इन्होंने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रॉन पहले 4d में जाना चाहिए था, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन यहां पर किस में बता रखा है, 6s में। इसीलिए इसका आंसर ये गलत है, क्योंकि ये वाला आंसर ठीक नहीं है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाएगा, 4d में, और फिर किसके अंदर आएगा, 6s में। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज पहली प्रारंभिक क्लास है। अब मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस एग्जाम तक करा सकूं। इसके अलावा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, तो जो भी रीड संबंधी क्वेश्चन है या जो भी आपसे जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके भी मैं समय समय पर वीडियो डालूंगा। एक बार पुनः एनएम क्लासेस डिजिटल वीडियो परिवार में, डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।